विम हॉफ एक सुपर ह्यूमन है जो अपनी नर्वस सिस्टम को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ हद तक अपनी इम्यून सिस्टम को भी। विम ने 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। 2007 में विम हॉफ ने माउंट एवरेस्ट, जो नियरली 22,000 फीट अबोव सी लेवल की ऊंचाई पर है, उसे महज शॉर्ट्स और शूज़ में फतेह किया। He has run a full marathon in the Arctic Circle, wearing only shorts with no prior training and in temperature as low as -20 degrees centigrade. Wim Hof अपनी सांस 10 मिनट तक 10 मिनट्स तक होल्ड कर सकते हैं। Apart from extreme cold, Wim Hof can also withstand extreme heat. Wim ने नामीबिया के एक डेजर्ट में एक फुल मैराथन दौड़ा और वो भी बिना एक भी बूंद पानी पिए, and that too in temperature up to 40 degrees centigrade. This is by far the best video I have created up and until now. Wim Hof को यूनिवर्सली द आइसमैन कहते हैं। आइए जानते हैं what's the science behind. हे कैसे हैं आप सब? डॉक्टर स्मिथ हियर। दोस्तों, विम हॉफ मेथड क्या है द साइंस बिहाइंड इट, और क्या ये मेथड रिसर्च बैक्ड है? क्या कोई भी आम आदमी इसे सीखकर अपनी नर्वस और इम्यून सिस्टम को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है? What are the health benefits of the Wim Hof method? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे If you watch this video entirely up to the end. इस वीडियो को एक मिनी डॉक्यूमेंट्री की तरह देखें और समझें। मैं पर्सनली इस मेथड को पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। So basically the Wim Hof method के 3 कंपोनेंट्स हैं। First, the breathing techniques, breathing exercises. Second, training of the mindset, concentration and meditation. And thirdly, gradual exposure to cold. मैं अब आपको हर एक कंपोनेंट बारीकी से समझाऊंगा along with the science behind it. So our first pillar and the first component is breathing exercises, which further can be divided into 3 basic steps. The first step is controlled hyperventilation. Second step is exhalation. And the third step is retention. The Wim Hof method में सबसे पहले 30 deep पावरफुल ब्रेथ्स लेनी होती है, इन्फ्लेटिंग द लंग्स ईच टाइम। इन पावरफुल ब्रेथ्स को पैसिवली रिलीज करना पड़ता है, नेचुरल एक्सहेलेशन, बिफोर डीप ब्रीदिंग अगेन। आपको बेसिकली इसे एक रिदम में करना है, और अगर आप इसे करेक्टली सही तरीके से करेंगे तो आपको टिंगलिंग सेंसेशंस होगी, झंझनाहट होगी आपके पैरों में और एक्सट्रीमिटीज में। इसके साथ साथ आपको माइल्ड लाइट हेडेडनेस लगेगा, बट इट इज कम्प्लीटली नेचुरल। मैं इसका रीजन आपको जल्द बताऊंगा। दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस इन अ सिटिंग पोजीशन समवेयर विच इज सेफर। अब द 30th डीप पावरफुल ब्रेथ के बाद यू हैव टू एक्सहेल स्लोली एंड फाइनली नाउ यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ टिल मैक्सिमम टाइम पॉसिबल, जब तक आपको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आए टू ब्रीथ अगेन। देन ब्रीथ अगेन and hold for 15 to 20 seconds before exhaling out naturally. अब ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हुई। You have to repeat this whole process up to 3 times. मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एक लिंक पोस्ट कर दिया है, which is guiding breathwork by Wim Hof. It is a must watch. ऐसा breathwork करने से हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, what's going on inside, आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। So our breathing is controlled and regulated by autonomic nervous system, which is unconscious process. जितना ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, that heavily influences the amount of energy which is released in our body cells. हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर काफी केमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम एक हायरार्कियल अरेंजमेंट में है। जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेलेशन के दौरान oxygen is diffused into our body from the air in the lungs, and CO2 is diffused out of the body into the air in the lungs. इसे गैस एक्सचेंज कहते हैं। अब हमारा लंग
एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है। इट हैज बेसिकली अ वेरी लार्ज कैपेसिटी ऑफ डिफ्यूजन सरफेस एरिया जहां ये गैस एक्सचेंज होता है। विम होफ मेथड ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई भी इंसान इससे लार्जेस्ट अपना मैक्सिमम डिफ्यूजन सरफेस पोटेंशियल रीच कर सकता है। इसका बेसिक मतलब है कि विम होफ मेथड को प्रैक्टिस कर हम अपना CO2 O2 रेशियो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी मात्रा हमारे ब्लड सेल्स में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च में विम होफ के ब्लड में पाया गया कि आफ्टर 30 minutes of implementing the breathing technique, the कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेवल्स काफ़ी कम हो गए थे और 1 घंटे बाद और ज़्यादा कम हो गए थे, और उसके ऊपर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन O2 कंजम्पशन हैड डबल्ड, दुगना हो गया था आफ्टर 45 मिनट्स। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कंजम्पशन से ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है जो हमारी एनर्जी करेंसी है। जैसे कि ATP को आप इंडियन रुपी समझ ले और एनर्जी को मनी और कैश। इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP से ही हमारी बॉडी फंक्शन करती है। नो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, नो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ATP, सिंपल एज दैट। बिना ऑक्सीजन से भी ATP जनरेट हो सकता है बट काफ़ी कम मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 30 to 32 ATP बनाता है जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन के बिना सिर्फ 2 ATP, विच ऑब्वियसली इज हाईली इनएफिशिएंट। पर दोस्तों ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस बीच हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिड्स बनने लगते हैं, हमारे ब्लड की pH वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। बिना ऑक्सीजन के कारण हमारी बॉडी एसिडिक बन जाती है एंड दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। विम होफ मेथड की मदद से हम ज़्यादा ऑक्सीजन O2 कंजम्पशन कर पाते हैं और हमारी बॉडी का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम भी कर पाते हैं। कम कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारी बॉडी की एसिडिटी कम हो जाती है। इट बिकम्स मोर अल्कलाइन, ब्लड की pH वैल्यू इंक्रीजेस। अल्कलाइनिटी एनवायरनमेंट के कारण हमारे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उनका कैल्शियम लेवल भी कम हो जाता है। दोस्तों यही कारण है कि आपको ये मेथड करते वक्त कुछ झंझनाहटी जैसी फीलिंग एक्सपीरियंस होगी, टिंगलिंग सेंसेशन। इसे साइंटिफिक भाषा में इंटरमिटेंट रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस कहते हैं। अगर हम कंटिन्यूअसली ऐसा कंट्रोल्ड हाइपरवेंटिलेशन करते ही रहेंगे देन वी आर श्योरली गोना पास आउट। इसीलिए इन 30 पावरफुल ब्रेथ्स के बाद जो ब्रेथ होल्डिंग करते हैं दैट इज अ स्ट्रोक ऑफ अ जीनियस, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस बढ़ेगा एंड दैट विल लीड टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड ब्लड pH। पूरे प्रोसेस से हमारी बॉडी में एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन स्टिम्युलेट होता है और साथ साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स स्टिम्युलेट होगा। इससे एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इन दोनों फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के कारण हम काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अनुभव करेंगे, जो मैं आपको काफ़ी जल्दी बताऊंगा। विम होफ मेथड का सेकेंड कंपोनेंट है द कंसंट्रेशन, माइंडसेट, फोकस एंड मेडिटेशन। 2011 में रेडबाउंड यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स में विम होफ पर एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की गई थी फॉर इन्वेस्टिगेशन कितना विम होफ का अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम पर कंट्रोल है, कॉन्शियस कंट्रोल है। इस रिसर्च एक्सपेरिमेंट में विम होफ के साथ बाकी 112 ट्रायल पार्टिसिपेंट्स में ई कोलाई बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स को इंजेक्ट किया गया। नॉर्मली ऐसा करने से बॉडी की इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्शन में चली जाती है, अ काइंड ऑफ एंडोटॉक्सेमिया सेट्स इन, जिसके कारण फ्लू सिम्टम्स दिखने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेडेक, फीवर, मसल पेन। पर विम होफ में ऐसा कोई भी प्रकार का सिग्निफिकेंट साइन और अ सिम्टम देखा ही नहीं गया, अपार्ट फ्रॉम अ स्मॉल स्लाइट हेडेक एंड दैट टू एट द टाइम
when the symptoms are normally at the strongest. रिसर्चर्स ने पाया कि विम हॉफ की बॉडी में काफी कम मात्रा में इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स थे, लेस देन 50% इन नंबर रिलेटिव टू द ट्रायल पार्टिसिपेंट्स। मिस्टर पिकर्स जो इस स्टडी के लीडर थे, उन्होंने डिक्लेयर किया दैट विम हॉफ इज एबल टू प्रोड्यूस अ कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ हिज कंसंट्रेशन टेक्निक। विम हॉफ का ये मानना और क्लेम है कि कोई भी इंसान उनके जैसा ऐसा हासिल कर सकता है। 2013 में वापस एक स्टडी की गई टू इन्वेस्टिगेट दिस क्लेम, बोल्ड क्लेम ऑफ विम हॉफ। 12 डच वॉलंटियर्स चुने गए और 10 दिन के लिए विम हॉफ ने उन्हें ट्रेन किया। इन 10 दिनों में से 4 दिन विम ने पोलैंड में इनके साथ ट्रेनिंग की और बाकी के 6 दिन वॉलंटियर्स ने अपने अपने घर अकेले ट्रेनिंग की। इन वॉलंटियर्स को विम ने अपनी मेथड सिखाई, ब्रीदिंग, मेडिटेशन एंड एडिशनली ग्रेजुअल एक्सपोजर टू फ्रॉस्टी कंडीशंस, कोल्ड वेदर। नेदरलैंड्स की रेडबाउंड यूनिवर्सिटी में 24 वॉलंटियर लिए गए, 24 वॉलंटियर्स। इनमें से 12 वही लोग थे जिन्हें विम ने अपनी तरह ट्रेन किया था और दूसरे 12 नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप वॉलंटियर्स। इन सभी में ई कोलाई बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स को इंजेक्ट किया गया, द सेम डोज लाइक प्रीवियस स्टडी डन ऑन विम हॉफ। शॉकिंगली पाया गया कि विम हॉफ मेथड से ट्रेन किए गए वॉलंटियर्स में फ्लू लाइक साइन एंड सिम्टम्स ना के बराबर थे, वेरी लेस रिलेटिव टू द नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप वॉलंटियर्स। ट्रेन वॉलंटियर्स का बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ा नहीं था। इनकी ब्लड वैल्यूज में ये रिवील हुआ कि इनमें काफी कम मात्रा में इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स थे रिलेटिव टू द नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप वॉलंटियर्स। इस स्टडी के रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया। महज 10 दिन के ट्रेनिंग से कोई भी आम आदमी अपनी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है और कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकता है। नॉर्मल मेडिटेशन और कंसंट्रेशन टेक्निक्स स्ट्रेस और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करते हैं, पर विम की मेथड तो कुछ अलग ही करती है। विम हॉफ मेथड से बॉडी एक एक्टिव स्टेट में चली जाती है एज अपोज टू पुटिंग द बॉडी इनटू अ रिलैक्स स्टेट। इस मेथड में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन एक्टिवली इंक्रीज होती है और इसी कारण इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स कम बनते हैं। अब दोस्तों आइए द लास्ट कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट ऑफ द विम हॉफ मेथड को जानते समझते हैं, विच इज ग्रेजुअल एक्सपोजर टू कोल्ड। 2011 में जो विम हॉफ पर स्टडी हुई थी उसमें इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स का नंबर काफी सिग्निफिकेंटली कम था, पर ये नंबर विम के आइस एक्सपोजर से ऑलमोस्ट 0 हो गया था। अब आप ये हिस्टोग्राम में देख ही सकते हैं, इसका कारण था इंक्रीज लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन। अब एक बहुत ही अच्छा सवाल है, विम हॉफ कैसे रेजिस्टेंट है टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कोल्ड। नॉर्मली अगर हम एक्सट्रीम कोल्ड में ज्यादा समय तक रहेंगे देन वी विल सफर फ्रॉम फ्रीज डैमेज। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ब्लड सप्लाई बंद शट डाउन कर देगी टू द पेरिफेरीज दैट आर लेस वाइटल बॉडी पार्ट्स, thus preserving the vital body parts, heart, lungs, liver, kidneys, basically core body organs। इसे पेरिफेरल वाजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। कुछ समय के बाद हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। कोर बॉडी टेम्परेचर अगर लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। हमारी मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट सारे वाइटल्स कम हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली ऑल दिस विल रिजल्ट इन डेथ। नॉर्मली ये सब अंडर कूलिंग 3 मिनट में होता है, पर विम हॉफ के केस में 2 घंटे बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विम पर एक और रिसर्च स्टडी में ये पाया गया कि 80 मिनट्स ऑफ आइस एक्सपोजर के दौरान विम का बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा था। उनकी हार्ट बीट कम थी बट एट अ नॉर्मल लेवल और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। विम की मेटाबॉलिक रेट 300%, 300 टाइम बढ़ चुकी थी। ज्यादा इंक्रीज्ड इन मेटाबॉलिक रेट का मतलब है इंक्रीज्ड इन हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी। ये सब फिजिकली कैसे पॉसिबल है? रिसर्च लीडर हॉफमैन के मुताबिक विम हॉफ अपनी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ अपनी कार्डियोवास्कुलर और
थर्मल रेगुलेटरी सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं। मैस्ट्रिच यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स में ऐसी एक और स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें सिमिलर फाइंडिंग्स निकल के आए। 11 डिग्री 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में विम 35% टू ऑल द वे अप टू 50% ज़्यादा बॉडी हीट जनरेट कर पाते थे कंपेयर टू 20 डिग्री इन नॉर्मल ह्यूमन। ये एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन फैट इन विम्स बॉडी। ब्राउन फैट एक फैट टिश्यू का टाइप है दैट इज एबल टू रिलीज एनर्जी डायरेक्टली एंड thus रिजल्टिंग इन हीट प्रोडक्शन। इट्स अनलाइक वाइट फैट जो एनर्जी स्टोर करता है। न्यूबॉर्न बेबीज में ब्राउन फैट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, रिलेटिव हाई ब्राउन फैट, so that they can regain any heat lost within a relatively short period of time। पर 9 महीनों के बाद ब्राउन फैट टिश्यू का अमाउंट ड्रास्टिकली कम होने लगता है। इट कंटिन्यूज टू डिक्रीज ओवर द ईयर्स। हम एडल्ट्स में बहुत कम रह जाता है। ब्राउन फैट को पेट स्कैन PET CT स्कैन से मेजर किया जाता है। रिसेंट स्टडी के मुताबिक ये यंग एडल्ट्स में होता है और एक्टिवेट भी किया जाता है बट बाय कोल्ड एक्सपोजर। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्राउन फैट टिश्यू एक्टिवेट होने लगता है। ब्राउन फैट टिश्यू के एक्टिवेशन से हमारे बॉडी के फैटी एसिड्स रिमूव होने लगते हैं विच प्रोवाइड द हीट इट रिक्वायर्स। सो लोअर द टेम्परेचर the more brown fat tissue is activated in our body to generate the heat। विम होफ में नॉर्मल एवरेज एडल्ट इंडिविजुअल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्राउन फैट टिश्यू पाया गया है। इन स्टडीज़ में रिवील हुआ कि हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी ब्राउन फैट टिश्यू को रिटेन और एक्टिवेट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स टू कोल्ड। दोस्तों, ऑल ऑफ विम होफ्स accomplishments and superhuman feats are a result of the power of combination of these 3 components: breathing techniques, concentration and mindset, and gradual cold exposure। ये तीनों पहलू इक्वल इम्पोर्टेंट है। It is their combination that results in the desired effects। यहाँ I would like to add something। हमारा भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है। नॉर्थ इंडिया के अलावा कहीं बर्फ नहीं गिरती। अब सवाल होगा कि हम अपने आप को कैसे एक्सपोज करें इन एक्सट्रीम कोल्ड। तो इसका सिंपल आंसर है कोल्ड शावर्स। ऑलराइट, अब जानते हैं क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं of practicing Wim Hof method regularly, short term as well as long term health benefits। First, rapid weight loss in overweight and obese individuals। हमने अभी देखा कि कोल्ड एक्सपोजर से ब्राउन फैटी टिश्यू में फैटी एसिड्स बर्न होंगे और हीट जनरेशन होगी। इंटरेस्टिंगली, बॉडी फैट और ब्राउन फैट टिश्यू का आपस में नेगेटिव सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप है। मतलब जितना ज़्यादा आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स बॉडी वेट होगा उतना ही कम आपकी बॉडी में ब्राउन फैट टिश्यू होगा। एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ओवरवेट लोगों में ब्राउन फैट टिश्यू ना के बराबर होता है, पर ग्रेजुअल कोल्ड एक्सपोजर से ब्राउन फैट टिश्यू अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। एंड देन वंस दिस ब्राउन फैट टिश्यू इज एक्टिवेटेड, this might result in rapid decrease in body weight, a relative fast weight loss। एक और रिसर्च स्टडी में नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड ब्राउन फैट टिश्यू पाई गई। इसका मतलब एज वी गेट ओल्डर वी हैव लेस ब्राउन फैट टिश्यू एंड वी आर एबल टू एक्टिवेट इट इन अ लेसर डिग्री। पर कोल्ड एक्सपोजर से ब्राउन फैट टिश्यू का अमाउंट और एक्टिवेशन रिस्पॉन्स मेंटेन किया जा सकता है। सो दैट्स एन एक्सेलेंट बेनिफिट एज वेल। सेकेंड बेनिफिट, जनरल वेलबींग एंड एनर्जी बैलेंस। विम होफ मेथड से हमारा बॉडी वेरी एफिशिएंटली ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगा, साथ साथ ज्यादा वेस्ट मटेरियल्स काफी इजीली रिलीज किए जा सकते हैं विच थॉरली क्लींस आवर बॉडी। विम होफ मेथड से हमारी बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज होता है विच इंक्रीजेस आवर एनर्जी इंस्टेंटली। कोल्ड शावर से ब्लड वेसल्स ट्रेन होती हैं, स्टिमुलेटिंग द ब्लड स्ट्रीम, इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म एंड thus increasing the energy which we experience। Third, autoimmune diseases, rheumatoid arthritis, diabetes, especially type 1,
थायराइडाइटिस, सीलियक डिसीज, मायस्थीनिया ग्रेविस, ये कुछ कॉमन ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं। इनमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव मोड में चला जाता है। इम्यून सिस्टम खुद ही के सेल्स को अटैक करने लगता है। विम होफ मेथड से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, thus decreasing the inflammation and the auto antibodies. Fourth, हार्ट एंड वास्कुलर डिसीजेस। विम होफ मेथड से हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रेंथन अप हो जाती है। हमारा हार्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से ब्लड पंप कर पाएगा एंड दैट टू लेस फ्रीक्वेंटली, और हमारी ब्लड वेसल्स के मसल्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है एंड दे बिकम मोर रिएक्टिव। फिफ्थ बेनिफिट, स्पोर्ट्स, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। विम होफ मेथड एंड्योरेंस बढ़ाने में हेल्प करता है। विम होफ ने काफ़ी एथलीट्स के साथ काम किया है और उनका परफॉर्मेंस भी एनहेंस किया है। उनके मेथड से हमारी बॉडी में एरिथ्रोपोएटिन EPO का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है, जिसके कारण ज़्यादा आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। इससे कोई भी एथलीट का एंड्योरेंस बढ़ जाएगा, स्पेशली मैराथन रनर्स, एंड्योरेंस एथलीट्स। सिक्स्थ बेनिफिट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड मेंटल हेल्थ। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने सेकेंड कंपोनेंट द माइंडसेट, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन कंपोनेंट को ऊपर से ही कवर किया है। इसका कारण है कि आपको ये बेहतर तरीके से विम होफ और उनके ट्रेनर्स ही बता सकते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो द विम होफ मेथड से आप ज़्यादा शांत रह पाएंगे, स्पेशली इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस। यू विल बिकम टफर एंड मेंटली मोर hardy and resilient. Our mind and body are interlinked, very closely connected. Alright, there we are. आशा है आपको ये वीडियो उतना ही ज़्यादा पसंद आया होगा जितना मुझे इसे बनाने में आया। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर फीडबैक डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन रखिएगा। मैं इस चैनल पर ऐसे ही अनगिनत एवरग्रीन पेरिनियल वीडियो क्रिएट करने वाला हूं। अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। मेरा दावा है कि ऐसा वीडियो उन्होंने पहले कहीं नहीं देखा होगा। ओके, टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम। कैच यू अराउंड। पीस। थैंक यू।